तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे पार्टिकल इन अ बॉक्स टॉपिक डिस्कस किए थे। जैसा कि एक बार मैं रिकॉल कर दूं, उसमें कुछ डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। ये हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे पार्टिकल इन अ बॉक्स दैट इज वन डायमेंशनल बैरियर प्रॉब्लम, राइट। तो इसमें हमने वेव फंक्शन का कैसा नेचर था वो आज हमें स्टडी करना था, राइट। तो हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट कर लिए थे। जो पार्टिकल का जो वेव फंक्शन था क्या था, ये देखिए कल हम लोगों ने कैलकुलेट किए साई एक्स इज इक्वल टू 2IA साइन अल्फा एक्स, राइट। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है, तो हम इस पहले वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड करेंगे, क्योंकि विदाउट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसमें कांस्टेंट टर्म रहेगा ही रहेगा, राइट। तो बहुत ही इजी टास्क है आगे का। देखो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम्स कर ही रखे हैं, ऐसे कई सारे की वेव फंक्शन हमें प्रोवाइडेड था और उसको हमने नॉर्मलाइज कर लिया। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमें मालूम होना चाहिए, राइट। तो वेव फंक्शन यहाँ पर नोट कर लिए, दैट इज 2IA साइन अल्फा एक्स। अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किए थे, अल्फा इज इक्वल टू n पाई अपॉन l, इवन हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, राइट। psi x is equal to 2IA sin n pi x upon l, right. So the complex conjugate of this function will be psi star x is equal to, just I की जगह माइनस i रख देंगे, तो माइनस 2 iota a sin n pi x upon l, ये complex conjugate quantity आ गई। So what is the probability density of the particle? That is calculated by the product of complex conjugate and the general wave function, right. That explain the probability density of the particle. तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया साई स्टार एक्स और साई एक्स, इस चीज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों फंक्शन का, राइट। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आई है और यहाँ भी आई है, तो आई इंटू आई माइनस वन होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होता है, तो माइनस है और एक ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर सेम फंक्शन है, तो साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल आ जाएगा, राइट। तो ये तो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया, तो उसको कंडीशन सब्स्टिट्यूट करते हैं कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उस बॉक्स के इनसाइड में कहां पर मैक्सिमम हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l, दैट इज 1, यानी कि उस बॉक्स के इनसाइड में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की 1 हो सकती है, जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो सकती है ना। मिनिमम उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। मिनिमम हम 0 तब कह सकते हैं जब पार्टिकल उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो, यानी कि पार्टिकल इसके आउटसाइड हम प्रोबेबिलिटी 0 कहेंगे, लेकिन इसके इनसाइड हम 1 कहेंगे कि पार्टिकल तो इसमें एग्जिस्ट करता है। हाँ, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है ये हमें नहीं मालूम है, अब इससे पता चलेगा इस वेव फंक्शन के नेचर से। अभी तो हम इसके कांस्टेंट टर्म को फाइंड आउट कर लें, जो ए है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करके फिर वेव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसका वेव फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो उसका नेचर से हम बता सकते हैं कि वेव फंक्शन में पार्टिकल की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी, राइट। तो बेसिक जो फॉर्मूला था कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यानी कि लोअर लिमिट टू अपर लिमिट ऑफ दैट वेव फंक्शन साई स्टार साई एक्स dx इज इक्वल टू 1, यानी कि उस प्रोबेबिलिटी को हम इंटायर स्पेस में जो भी उसका बॉक्स का डायमेंशन है x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l तक इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पर लोअर लिमिट 0 था, अपर लिमिट हमारे पास l, यानी कि पार्टिकल इसी के बीच में एग्जिस्ट करता है। साई स्टार साई एक्स dx इज इक्वल टू 1, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। तो ये वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, 4a स्क्वायर sin स्क्वायर n पाई x अपॉन l dx इक्वल टू 1, राइट। 4a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको हमने कॉमन कर दिया, राइट। यहाँ पर sin स्क्वायर n पाई x अपॉन l आ गया, तो इसकी वैल्यू हम रख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री में हमें मालूम है फॉर्मूला किसका, कॉस्ट वे का। कॉस्ट वे का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a is equal to 2 sin square theta minus 1। तो
cos 2a का जो हमें फॉर्मूला लिखा था वो नहीं है, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको ट्रांसपोज करके यहाँ से आप साइन स्क्वायर के थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाना है, दैट विल बी 1 माइनस कॉस 2a, यानी कि ये हो जाएगा अपॉन 2। तो ये वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 स्क्वायर तो एज इट इज है, तो उस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो 2 स्क्वायर जस्ट रह जाएगा, राइट। 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर x हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर a की जगह पर क्या है, a की जगह पे n पाई x अपॉन l है, तो वो हो जाएगा cos का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी 2 sin 2n पाई x अपॉन l, राइट। और अपॉन में फिर एक बार तो हम इसका इंटीग्रेशन कर ही देंगे, sin cos n पाई 2n पाई x अपॉन l का तो करेंगे ही, अपॉन में फिर हो जाएगा 2n पाई x अपॉन l, तो ये लिखा है, ये 2n पाई ऊपर l चला जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट। तो इसको आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें मिस्टेक ना हो। तो ये हमारे पास आ गई इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करने के बाद लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये केवल टर्म आ जाएगा 2a स्क्वायर l इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड में तो 1 ही चल रहा है ना, राइट साइड में 1 है और लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी। देखो बेटे फिर यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2l, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वेव फंक्शन जो हमने शुरू में कैलकुलेट कर रखे हैं, तो हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास जो sin nx की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी 2i अपॉन अंडर रूट 2l sin n पाई x अपॉन l, राइट। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 2/l, जस्ट इसको रूट को हमने नीचे नहीं रखते हैं जनरली, डिनोमिनेटर में ले गए, जस्ट रूट 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करिए, तो ये हो गया i इंटू 2 अपॉन l स्क्वायर रूट है, राइट, sin n पाई x अपॉन l। तो दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन that is associated with the particle in the one-dimensional box, right? Now our interest is to find out what should be the nature of the wave that is associated with that particle. Particle यहाँ पर हम लोगों ने क्या assume किए थे, इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव होगा उसका नेचर उस बॉक्स के इनसाइड में कैसा होगा, राइट। तो वेव फंक्शन को अगर हम प्लॉट करते हैं अलग अलग स्टेट्स में, क्वांटम स्टेट्स में, राइट, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उस बॉक्स के इनसाइड में वेव फंक्शन पे, क्योंकि उसका डायमेंशन है पार्टिकुलर x = 0 to x = l पे, राइट। इस वैल्यू को इस वेव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके जब वेव फंक्शन का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो जब यहाँ पर n की वैल्यू हम 1 रखेंगे दैट विल बी फर्स्ट क्वांटम स्टेट, एंड n = 2 रख दिए तो सेकंड क्वांटम स्टेट। इसी तरह से डिस्क्रीट क्वांटम स्टेट्स होते हैं उसमें, राइट, क्योंकि हमने डिस्क्रीट एनर्जी फाइंड आउट किए थे, राइट, तो उसी तरह से उसके क्वांटम स्टेट्स डिफरेंट होगा। तो ये तो रहा वेव फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। अब उसकी प्रोबेबिलिटी इसमें कहाँ पर मैक्सिमम कैसे क्या हो सकती है उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो वेव है यहाँ पर पॉजिटिव भी है और यहाँ पर नेगेटिव भी, यानी कि वही ये वेव फंक्शन जो है पॉजिटिव एज ए नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, नेचर उसके साथ जो वेव है, बट जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो प्रोबेबिलिटी को हम पार्टिकुलर बॉक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अलग अलग है डायग्राम, ध्यान से इसको समझिए, राइट। तो ये मॉडुलस ऑफ वेव फंक्शन स्क्वायर दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इस तरह से वेव को, जो हम लोगों ने डायग्राम पढ़ते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कह सकते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आता है कुछ उस तरह का, आप ध्यान रखेंगे इस तरह से, है ना, इस तरह के फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट आता है ना। एग्जैक्टली इस तरह का तो नहीं, मतलब कुछ लमसम ये जैसे दिख रहा है इस तरह से
इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये जो इस डायग्राम से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बेसिकली मॉडुलस ऑफ psi स्क्वायर दैट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, राइट। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, पोजीशन वर्सेस वेव फंक्शन रिप्रेजेंटेड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू l तक जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो सेंटर में यानी कि मिड ऑफ दिस बॉक्स, दिस डायमेंशन इज मैक्सिमम, यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बॉक्स के मिड पॉइंट पे मैक्सिमम हो सकती है कि पार्टिकल यहाँ पर मिडिल पॉइंट में एग्जिस्ट करने की उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है। इसका सिग्निफिकेंस ये होगा। तो वही सब चीजें यहाँ पर और बताया गया है, राइट। इसको थोड़ा सा मैं और बात कर दूं यहाँ पर। तो उस बाउंड्री कंडीशन में बता रहा था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्वांटम नंबर्स। ये हम लोगों ने बात कर ली है कि डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के लिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी डिफरेंट, यानी कि सेकंड क्वांटम स्टेट्स में जरूरी नहीं है कि ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट। सेकंड में डिफरेंट, सेकंड क्वांटम स्टेट्स में डिफरेंट हो जाना, थर्ड में डिफरेंट हो जाना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। For example, the probability that is psi1 modulus of psi1 square is maximum in the middle of the box. Therefore, the particle in the lowest energy state, or you can say that the ground state energy, right, lowest energy state, that is n is equal to 1, is most likely to be middle of the box. But a particle in the higher state, that is n is equal to 2, is never found there. अब आप देखिए डायग्राम में इस चीज को समझिए कि यहाँ तो हमने कह दिया कि फर्स्ट क्वांटम स्टेट में पार्टिकल जो है यहाँ पर मिड ऑफ द बॉक्स एग्जिस्ट करता है, बट साइमल्टेनियसली अगर हम ऑब्जर्व करें सेकेंड क्वांटम स्टेट में तो यहाँ पर कभी भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, यानी कि दो पार्ट, यहाँ पे भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है और यहाँ पे भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है, राइट। तो क्वांटम स्टेट्स अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं रहेगा, अलग अलग क्वांटम स्टेट्स के लिए अलग अलग उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्टिकल इन बॉक्स, और यू कैन से दैट वन डायमेंशनल प्रॉब्लम, राइट। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिए कि इसकी एनर्जी कितनी होती है इसके इनसाइड में, राइट, वेव फंक्शन का नेचर कैसा होता है, यही सारे पैरामीटर्स हमें सारे प्रॉब्लम्स जो भी क्वांटम मैकेनिक्स में है, स्टेट पोटेंशियल है, स्टेट पोटेंशियल में एनर्जी लेस देन बैरियर है और ग्रेटर देन बैरियर है, दोनों केसेस, और पोटेंशियल बैरियर और पोटेंशियल वेल, ये सारा चीज कुछ में भी ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो सिमिलर ही रहेगा, राइट। वहां भी हम वेव फंक्शन उसका कैलकुलेट करेंगे, क्या वेव फंक्शन हो जो उसके साथ पार्टिकल है, पार्टिकल के साथ जो एनर्जी है उस पार्टिकुलर एनर्जी से वो बैरियर को क्रॉस कर सकता है नहीं कर सकता, इन सारी चीजों को हम इसमें फॉलो करते हैं। तो इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा इस फर्स्ट प्रॉब्लम से कि किस तरह के हमें क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम को एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को किस तरह से डील करना है, राइट। तो इसके आगे जैसे तो मैंने ये गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया था, कई लोगों ने इसको चेकआउट कर लिए होंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, देखिए बहुत ही इजी है, एक मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड टू अ बॉक्स 1 एंगस्ट्रॉम अक्रॉस। देखिए बॉक्स का डायमेंशन हमें 1 एंगस्ट्रॉम प्रोवाइड कर दिया गया है और उसके साथ जो मिनिमम एनर्जी उस पार्टिकल के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ उसमें एसोसिएट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि हम मिनिमम एनर्जी क्या कह सकते हैं, यानी कि पार्टिकल इन बॉक्स को जो कहते हैं उसमें मिनिमम एनर्जी जीरो नहीं होती है, दैट हैम्स अ पार्टिकुलर एनर्जी, है ना, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी, यानी कि जीरो पॉइंट एनर्जी जीरो नहीं होती है, फर्स्ट क्वांटम स्टेट में वो एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे
इलेक्ट्रॉन का मास हमें पहले से नोन है, दैट इज 9.1 × 10⁻31 kg। और लेंथ उस बॉक्स का डायमेंशन 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10⁻10 मीटर। और ग्राउंड स्टेट की बात करेगी है, मिनिमम एनर्जी की बात करेगी है, राइट, दैट इज n = 1। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू प्रोवाइडेड है, राइट, 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो फॉर्मुलेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे, n² h² अपॉन 2ml², राइट। तो ये फॉर्मुलेशन है, बेसिक फॉर्मूला एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें हमने वैल्यू रखी है और इसको आप बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू, देखिए यहाँ पर हमने पहले जॉउल में एनर्जी आती है, एनर्जी को जॉउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये तो -19 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.6 को 1.6 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इस मान लीजिए कि उस, अब देखिए ये जो डायमेंशन है ये 1 एंगस्ट्रॉम क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम ये एटॉमिक डायमेंशन है ना, यानी कि किसी एटम के इनसाइड में जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर यहाँ पर बात करी गई है। अगर वो बाउंडेड है उस 1 डायमेंशन बॉक्स के इनसाइड में, तो उसके पास जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, फर्स्ट क्वांटम स्टेट की एनर्जी होगी, दैट विल बी 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, हम जनरल लाइफ में तो नहीं यूज करते हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स में इसको हमें समझना पड़ना बहुत जरूरी है, राइट। So next topic is the potential step, right? And the potential step को हमें दो केसेस स्टडी करने हैं। एक तो जो पोटेंशियल स्टेप है, स्टेप का मतलब क्या है, एक तरह का यहाँ पर रुकावट, यानी कि देखते हो ना, जैसे कि हम सीढ़ियों को जब चढ़ते हैं स्टेयर्स से, तो वो स्टेप ही होता है ना, स्टेप वाइज स्टेप हम अपर फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। तो उसी तरह से आप यहाँ पर इमेजिन करेंगे कि एक तरह का स्टेप है ना, ये इन बिटवीन स्टेप है। यहाँ पर कोई चीज एग्जिस्ट करता है क्या, यहाँ पर वो पहुंच सकता है, यहाँ से यहाँ पर पहुंच सकता है। तो इसमें दो केसेस हो गए कि अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल है, उसके पास अगर एनर्जी इस स्टेप से ज्यादा होगी तो फिर तो वो तो चली जाएगी, अगर इससे कम होगी फिर क्या होगा, है ना। तो इन सब चीजों को हमें फिजिक्स कॉन्सेप्ट से समझना है, राइट। देखो कि जब हम ओल्ड एज के हो जाते हैं तो ओल्ड एज वाले स्टेयर्स पे चलने में दिक्कत आती है, क्यों, क्योंकि वो वीक हो गए, अब बॉडी की स्टेमिना उतनी नहीं रहेगी उस स्टेयर्स को क्रॉस करके फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं, है ना। फिर हम आज के डेट में तो लिफ्ट वगैरह यूज करने लगते हैं, है ना। तो फिर वो लिफ्ट एनर्जी यूज करती है, हमारी बॉडी की एनर्जी यूज करती नहीं है वहां पर, राइट। तो वो अलग केस हो गया, लिफ्ट वाले केस अलग हो गया। यहाँ पर हम अब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में किसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल है और उसकी एनर्जी उस स्टेप पोटेंशियल से लेस है, तो क्या होगा, उसका नेचर कैसा होगा। पार्टिकल इधर एग्जिस्ट कर सकता है सेकेंड रीजन में, इस स्टेप पे यहाँ पर पार्टिकल हमें फाउंड हो सकता है, अगर फाउंड होगा तो उसका नेचर कैसा होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार, तो हमें पता करना है। तो अब हम इसकी बाउंड्री कंडीशंस को यहाँ पर बॉर्डर करते हैं, राइट। और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर एक बार मैं डिक्टेट कर दूँ आप लोग को। So consider a potential state that is represented by this. This is a potential state, right? That x is equal to 0 with the origin of the state. यहाँ पर origin इस potential state को origin को x is equal to 0 से represent किया गया है। The potential energy of the particle is 0 when it is left side of the state and it is constant V0 when it is right side of the state. इसके इस साइड में, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0, लेफ्ट हैंड साइड के पोटेंशियल स्टेट पे ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और ओरिजिन के राइट हैंड साइड में पोटेंशियल एनर्जी को हम V0 यहाँ पर बात करें, राइट। तो उसी को हम यहाँ पर इस तरह से लिख लिया कि x is equal to 0 when x less than 0, x less than 0 इस साइड, राइट, इस डायरेक्शन में x less than 0 पोटेंशियल 0,
और x greater than 0 यानी v नॉट, पोटेंशियल v नॉट। दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस। ये हमें थोड़ा सा हर एक प्रॉब्लम में समझना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, राइट। सो लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m, कोई भी पार्टिकल इमेजिन कर लिए जिसका मास m है, एंड टोटल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल इज कैपिटल E, and that is in region x less than 0 and is moving towards the point x is equal to 0। यानी कि पार्टिकल x लेस देन 0, पार्टिकल वो मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन ही है तो इधर एग्जिस्ट करता है, इधर मूव कर रहा है, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, इस साइड की तरफ मूव कर रहा है, राइट। एट विच द स्टेप पोटेंशियल Vx चेंजेस एब्रप्टली, अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसके सामने इसकी जो पोटेंशियल है वो एब्रप्टली चेंज हो गया। देखिए कि यहाँ पर ये पोटेंशियल है इस लोकेशन पे, ओरिजिन पे, उसकी पोटेंशियल V नॉट हो गया, एब्रप्टली चेंज हो गया। Since the total energy is constant and that is less than V naught, इसकी टोटल एनर्जी हो जो पार्टिकल के पास, that is constant, और वो इस पोटेंशियल स्टेप से कम है। So according to classical mechanics, the particle cannot enter in the region x greater than 0। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर हमारे जैसे हम रूम में बैठे हैं, राइट, आप जहाँ भी बैठे हैं आप इमेजिन कीजिए कि हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि अपने वॉल को क्रॉस कर पाए। अगर हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स तो यही है, जो चीजें हमें दिख रही है उसको हम इमेजिन करते हैं, या फिर आप उसको सोच सकते हैं कि हम लोग अगर कोशिश करें कि दीवार के आर पार हो जाए, क्रॉस कर जाए, इज इट पॉसिबल? ये क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कहता है कि ऐसा पॉसिबल है। तो क्या क्वांटम मैकेनिकली ऐसा पॉसिबल हो सकता है, वो हम इसमें बात करेंगे कि क्वांटम मैकेनिकली वो पार्टिकल की अगर एनर्जी लेस देन है तो क्या इधर एग्जिस्ट करेगा एक्स ग्रेटर देन रीजन में, ये हम हमारी इंटरेस्ट है इस प्रॉब्लम में। सो दिस इज बिकॉज इन दैट रीजन क्या होगा, E is equal to टोटल एनर्जी क्या होता है, P स्क्वायर अपॉन 2m प्लस Vx, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट टोटल एनर्जी इज लेस देन Vx इन दिस रीजन, यानी कि टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दैट इज लेस देन द पोटेंशियल स्टेप, राइट। तो यहाँ पर अब पार्टिकल की सेंस, और यू कैन से दैट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या एज्यूम किया है कि इस रीजन में तो 0 हो गया, तो ये जो p स्क्वायर अपॉन 2m है दैट इज लेस देन 0। Therefore, we can say that the kinetic energy of the particle is negative in the region x less than 0। उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, left hand side of the origin of the potential state। This leads to the conclusion that the value of linear momentum of the particle in the region x less than 0 is imaginary। यानी कि अगर ये नेगेटिव हो गया काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि p यहाँ पर क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल है, उसको हम इमेजिनरी हो जाएगा, दैट इज मीनिंगलेस। इमेजिनरी तो ये हो नहीं सकता है, ये लीनियर मोमेंटम। Therefore, according to classical mechanics, the particle bounce back from the state potential with the same magnitude of the momentum but opposite in the direction। अब इसकी जैसे कि मान लो कि एक सिंपल एक बॉल को हम स्ट्राइक कराते हैं किसी वॉल पे, तो अगर वो बॉल क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करते हैं तो क्या वो बॉल यहाँ पर इसको पेनिट्रेट कर सकता है? नहीं, जितनी जोर लगा लो वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। हाँ, वहां पर अगर बुलेट को हम अगर बहुत ही सफिशिएंट एनर्जी हो बुलेट को फायर करते हैं तो वो कुछ ना कुछ उसमें पेनिट्रेट कर सकता है। तो पेनिट्रेट कब किया, दैट डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। यानी कि जिस तरह से वो बॉल बाउंस बैक हो जा रहा है उसी तरह से अगर उस पार्टिकल की एनर्जी इस स्टेप से कम होगा तो वो वापस बाउंस बैक हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर उसकी मोमेंटम क्या हो गई, जस्ट अपोजिट हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ऐसे लीनियर मोमेंटम उसका था, वापस वो उसी डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो रहा है, राइट। So let us see what happens to the motion of the incident particle quantum mechanically। अब हमने ये तो बात कर ली है कि क्लासिकल मैकेनिकली वो तो
बाउंस बैक हो जाएगा, उसका लीनियर मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा, वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। लेकिन हम क्लासिकल मैकेनिक्स को इसमें अप्लाई करेंगे, हमें तो क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करेंगे क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन क्या वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, उसकी एनर्जी उसमें से बिल्कुल भी इंटर नहीं कर सकता। यहीं पर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि बॉल तो बाउंस बैक हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, है ना। जिस तरह से हम बुलेट की बात कर रही है, तो बुलेट तो पेनिट्रेट कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो बाउंस बैक होगा, पेनिट्रेट तो करके उसमें जाकर के, जिससे हम वुडन ब्लॉक का एग्जांपल पढ़ रखे हैं कि वुडन ब्लॉक में थिकनेस कैलकुलेट करते हैं कि बुलेट कितना पेनिट्रेट होता है, उसकी एनर्जी डिग्रेड होती जाती है जैसे जैसे उसमें इंटर करता है। तो ये सब चीजें हम इसको कंपेयर करके इसको समझ सकते हैं। राइट, तो देखिए उसी तरह से यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन ये मेंशन्ड है, रीजन x लेस देन 0 पोटेंशियल 0 ग्रेटर देन 0 पोटेंशियल 3। राइट, तो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया गया। राइट, तो इससे हमने एक इक्वेशन कैलकुलेट कर लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फर्स्ट में मैंने डिस्कस कर रखा हूँ, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं बॉदर कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ भी फिर अल्फा 1 की वैल्यू हमें पता चल गया, उससे एक हमें साई 1 का वेव इक्वेशन पता चल गया, ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव। राइट, उसी तरह से दूसरे के लिए जब दूसरा बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देंगे, तो उसके लिए हमारे पास वेव फंक्शन साई 2 आ जाएगा। राइट, उसी तरह से कांस्टेंट अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी। राइट, ये बहुत ही इजी डेरिवेशंस है, इतना कोई टफ टास्क नहीं है। राइट, तो इसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं यहाँ पर। फिर कंडीशंस आप यहाँ पर इसको रीड आउट करेंगे, तो उसी तरह से इसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया गया, उससे पता लगा कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 आ रही है। राइट, और कुछ क्वांटम मैकेनिकली इस तरह से वो पेनिट्रेट होकर के, जिस तरह से मैंने बुलेट के एग्जांपल बता रहा था, इस तरह से एग्जिस्टेंस उसकी होती है। प्रोबेबिलिटी यहाँ भी दिखती है ओरिजिन के बाद भी। राइट, तो इसको एक बार चेकआउट